प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में स्विट्ज़रलैंड के संविधान का विकास के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से राज्यमंडल और किस तरह से वियना कांग्रेस और वेस्टफेलिया की संधि के माध्यम से होते हुए 1848 तक कैसे संविधान का निर्माण होता है तथा वर्तमान संविधान के लिए एक 1874 के संवैधानिक संशोधन होता है। 1998 और 99 के तत्पश्चात वर्तमान संविधान की पूरी रूपरेखा के बारे में हमने अध्ययन किया। तो इस संविधान के अंतर्गत इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और कैसे इसे अशांति के द्वीप में एक सुखी द्वीप कहा जाता है, तो कि अशांति के समुद्र में किस तरह से एक सुखी राज्य के रूप में अपना कार्य करता है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण इनको विचित्र संविधान या एक सुखी संविधान या एक अच्छा संविधान के रूप में जाना जाता है, उसकी विशेषताओं का एक एक करके हम वर्णन करेंगे। पहला इसकी विशेषताएं है, उसकी विचित्र विशेषता के रूप में हम देखें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर। स्विट्ज़रलैंड के संविधान में हमने पहले से ही पढ़ा है कि बेसिक जो इसके आधार भूमि है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में हुई है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ है कि कानून निर्माण के सभी कार्य जनता के माध्यम से किए जाएं, अर्थात जनता की सीधी डायरेक्ट जिस कार्य में भागीदारी हो वह लोकतंत्र है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। तो कैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से शासन व्यवस्था चलती है, जहाँ पे आज के वर्तमान समय में हम ये कहें कि 20 कैंटन और 6 अर्ध कैंटन की व्यवस्था है और इस कैंटनों में कैसे शासन व्यवस्था चलती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में। प्रारंभ में हमने 1291 में राज्यमंडल की बात की थी, किस तरह से स्विस संविधान में एक राज्यमंडल की स्थापना होती है, अर्थात उस राज्यमंडल की स्थापना कहें या हेलवेटिक गणराज्य को अपदस्थ कर संविधान के निर्माण करने की बात हो। स्विस संविधान के अंतर्गत बेसिक रूप से हमेशा ये रहा है कि कैंटन अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता खुद चाहते थे और स्वायत्तता और स्वतंत्रता में निर्णय कानून निर्माण का जो कार्य है, जो कानून निर्माण का कार्य है, कानून निर्माण का कार्य कौन करेगा? जनता के द्वारा। ये प्रारंभ में भी था और वर्तमान में भी है। तो ये बेसिक जो इसकी विशेषता हम कहें कि इनके संविधान के निर्माण के समय से ही स्विट्ज़रलैंड के संविधान में पाई जाती है कि कानून प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जिसे हम दूसरी भाषा में कहें कानून निर्माण का जो 4 कैंटनों में किया जाता है, जिसको कहते हैं लैंडिसमाइंड। ये लैंडिसमाइंड नाम की संस्था जो है ये एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप में हम ये कहें कानून निर्माण का कार्य करती है। सभी लोग एक जगह पे इसके साधन के रूप में आरंभक है, रिफरेंडम है, ये सभी उपक्रम कार्य करते हैं, साधन के रूप में काम करते हैं जी किस तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र की वास्तविक क्रियान्वती या वास्तव में लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक दुनिया में ये कहें कि हम स्विट्ज़रलैंड में पाया जाता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक स्पेशल विशेषता है। दूसरा है लोकतंत्र के साथ ही निर्मित लिखित व सबसे प्राचीनतम संविधान। स्विट्ज़रलैंड का संविधान है वह निर्मित है, लिखित है, वह सबसे प्राचीनतम संविधान है। कैसे निर्मित? संविधान चाहे ब्रिटेन का हो, फ्रांस का हो या अमेरिका का हो, भारत का हो। भारत का, ब्रिटेन में जो संविधान है वह अलिखित संविधान है, बाकी फ्रांस का, अमेरिका का और भारत का संविधान है वो निर्मित है, लिखित है, अर्थात शासन व्यवस्था के द्वारा उसको निर्माण किया गया है। उस समय के संविधान का धीरे धीरे करके निर्माण किया गया है, तो ये निर्मित और लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे प्राचीनतम संविधान माना जाता है। कि किस तरह से इस संविधानों में इसकी गणना होती है, तो ये एक सामान्य विशेषता है इसकी, निर्मित, लिखित व कठोर संविधान। तीसरी जो बात है वह है धर्मनिरपेक्ष। स्विट्ज़रलैंड के संविधान के अनुच्छेद 15(1) व 15(2), 15(1) व 15(2) में उल्लेख है कि राज्य के द्वारा धर्म और दर्शन के माध्यम से किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म और दर्शन के संबंध में स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अर्थात राज्य किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा
इसका अर्थ ये हुआ सभी को एक निरपेक्ष रूप से अपने धर्म को, अपने आस्थाओं को, अपने दर्शन को, उसको मानने का अधिकार है। किसी भी तरह की उसमें राज्य के द्वारा बाधित नहीं किया जाएगा, किसी तरह का बाउंडेशन नहीं है, किसी विशेष धर्म को मानने वाले नहीं हैं। बहुभाषी लोग निवास करते हैं, फ्रेंच हैं, इटालियन हैं, रोमन हैं, तो ये सारे के सारे हैं, वो अपने भाषा के आधार पर भी विविधता वाला देश है। तो ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य विविधता लिए हुए है। इसकी अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष के साथ ही संसदीय व अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, संसदात्मक प्लस अध्यक्षात्मक, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक दोनों का समन्वय इसमें पाया जाता है। ब्रिटिश संविधान है वो संसद की जननी कहलाता है, और अमेरिकन संविधान को हम ये कहें कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का प्रारूप है। तो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों तरह के संविधानों को समन्वय के रूप में देखा जा सकता है। इसमें कार्यपालिका का भी महत्व है, इसमें राष्ट्रपति का भी महत्व है। तो ये एक संसद और अध्यक्षात्मक, जैसे संघ शासन की बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं, और जब संसद की बात करते हैं, संसद की कार्यपालिका की बात करते हैं, संसद के उत्तरदायित्व की बात करते हैं, तो हम संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो संसदात्मक व अध्यक्षात्मक दोनों शासन व्यवस्थाओं का समन्वय है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का प्रारूप जो है वो अमेरिका का प्रारूप है, अमेरिका का ड्राफ्ट है, जिसमें एक राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है, और राष्ट्रपति सारे देश में शासन व्यवस्था और अपनी कार्यपालिका का निर्माण है वो अपने स्तर पे करता है। देश में संघ व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है। तो जो संघ व्यवस्था की अवधारणा है उसको स्विट्जरलैंड में भी लागू किया गया है। जबकि पूर्णतः अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि एक तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो उस स्तर पे नहीं होता जिस तरह अमेरिका में होता है। दूसरा, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की जो क्षमता है उसमें यदि न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करें तो स्विट्जरलैंड में न्यायिक पुनर्विलोकन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था अमेरिका में पाई जाती है, या राष्ट्रपति के शासन का प्रारूप जो है उसको हूबहू स्विट्जरलैंड में लागू नहीं किया गया। यही कारण है कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत पूर्णतः अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। कुछ हद तक उनकी विशेषताएं संघ शासन के रूप में या अन्य कुछ व्यवस्थाओं के संबंध में विशेषता पाई जाती है, लेकिन ब्रिटेन से भी संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती है। तो इस कार्यपालिका के रूप को, कार्यपालिका का जनता के द्वारा निर्वाचित को, प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लिए जनता के द्वारा शासन के रूप में यदि बात करें तो हम वास्तविक लक्ष्य लोकतंत्र का है वो स्विट्जरलैंड में लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। तो ये एक अच्छा गुण है जिसमें संसद और अध्यक्षात्मक दोनों के गुणों को समन्वय किया गया है, और उस दोनों के गुणों के माध्यम से ही शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। अगली विशेषता है इनकी बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका अर्थात शासन व्यवस्था, शासन को हम संचालित करने के रूप में देखते हैं। शासन के भाग में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अंगों से मिलकर एक शासन व्यवस्था का प्रारूप बनता है, और इसमें अलग अलग इन व्यवस्थाओं का कार्य है कि व्यवस्थापिका है वो कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका है वो कानून का क्रियान्वयन करती है, और न्यायपालिका है वो कानून को संरक्षित करती है। तीनों आपस में एक दूसरे के साथ कार्य करके शक्ति विभाजन के सिद्धांत के अनुसार एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, और शक्ति संतुलन के सिद्धांत पे, विभाजन के साथ संतुलन के सिद्धांत पे एक दूसरे के कार्यों को समन्वय की दृष्टि से देखते हुए एक दूसरे के ऊपर बाउंडेशन भी रखते हैं और अपने अपने कार्यों को क्रियान्वित भी करते हैं। तो एक अच्छा संयोग है जो हम ये कह सकते हैं कि संसदीय अध्यक्षात्मक दोनों को मिला के किया गया है। तो बहुल कार्यपालिका का है, ये एक दुनिया में अलग तरह का इनका सिद्धांत है, और एक अलग विशेषता है स्विट्जरलैंड की कि शासन व्यवस्था को संचालित करने वाली कार्यपालिका जिसे हम बहुल रखते हैं, अर्थात जैसे संसदीय शासन व्यवस्था में नाम तो राजा या रानी या राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है। इसी तरह से लेकिन अब स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका के प्रधान के रूप में 7 लोगों को चयनित किया जाता है, बहुल है अर्थात 7 प्रधानमंत्री हुए। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि 7 प्रधानमंत्री एक साथ कार्य करते हैं, नहीं, कदापि नहीं।
7 प्रधानमंत्री 7 व्यक्ति बारी बारी से अपनी टर्म प्रतिवर्ष एक व्यक्ति के रूप में प्रतिवर्ष अपनी अपनी बारी से प्रधानमंत्री का कार्यकाल ग्रहण करते रहते हैं। तो कार्यपालिका में 7 लोग, 7 प्रधानमंत्री, उनको पता है टर्म एंड कंडीशन के अनुसार किस रूप में अगले साल मेरा नंबर है, उससे आगे अगले वाले का है। तो प्रधानमंत्री के रूप में 7 लोगों ने कार्य किया और सभी समन्वय के रूप में है, सभी के विचारों को सम्मानित किया जाता है, सभी लोग बराबर के रूप में कार्य करते हैं। तो ऐसा कानून का क्रियान्वयन बहुल रूप से, अर्थात यदि हम संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें और ब्रिटेन की बात करें या भारत की बात करें, तो इसमें प्रमुख रूप से प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारे शासन व्यवस्था को क्रियान्वित किया जाता है, कानून निर्माण की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाता है। लेकिन यहाँ शासन को संचालित करने के लिए बहुल काफ़ी लोग, 7 लोगों के माध्यम से कार्यपालिका होती है जो शासन व्यवस्था को संचालित करती है, कानून को क्रियान्वयन का कार्य करती है। तो ये बहुल कार्यपालिका का जो सिद्धांत है, ये स्विट्जरलैंड के संविधान की एक विशेषता है जिसके माध्यम से शासन व्यवस्था संचालित की जा सकती है, संचालित की जाती है। तो ये विशेषता बहुल कार्यपालिका की है। ये दुनिया में अन्य किसी देश के संबंध में ये इस कार्यपालिका का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी जगह है प्रधान के रूप में या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के शासन की व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ कानून को क्रियान्वयन करने वाली कार्यपालिका बहुल रूप में है। तो इसे हम कहते हैं बहुल कार्यपालिका। अतः संविधान में अन्य काफ़ी विशेषताएं पाई जाती हैं। इनका लचीलापन है शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए या लोकतंत्र के साधन के रूप में। अन्य जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है। दुनिया के अन्य देशों से तटस्थ राष्ट्र की जो विशेषता है इनकी कि तटस्थ रहते हैं, किसी भी रूप से हम अशांति के समुद्र में शांति के दूत के रूप में इसीलिए कहा जाता है। न तो यूरोपियन शक्ति, न नाटो, न सीटो, न अन्य किसी गुट में शामिल होते हैं। इवन यूएनओ में भी बहुत बाद में अभी आके वो शामिल हुए हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि स्विट्जरलैंड का संविधान की विशेषताएं वो दुनिया में विचित्र है, एक अलग तरह का संविधान है, सुखी द्वीप के रूप में जाना जाता है, दुनिया का सुंदर देश माना जाता है। इस तरह की व्यवस्था को हम स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इनसे संबंधित आगे की कक्षा में अन्य अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।